नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। आप सबका शेर व नज़्म व गज़ल की इस 5वीं बैठक में नशिस्त में मैं खैर मकदम करता हूँ। अब तक आपने जितनी नशिस्तें देखी और मुझे आपके कमेंट्स भेजे, उसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। यूँ ही देखते रहिएगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर उर्दू सीख जाएंगे, लेकिन शेर व नज़्म व गज़ल से होकर बातों बातों में। अब तक हम गज़ल के कुछ मुख्तलिफ अलग अलग डिफरेंट वेरियस पहलुओं पर, एस्पेक्ट्स पर मुख्तसर से, मतलब इन शॉर्ट थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। हमने देखा है कि मतला क्या होता है, हमने देखा है मख्ता क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, हमने रदीफ़, काफ़िया, ये सारी चीज़ें देखी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो गज़ल के बारे में हमें देखनी है, जैसे कि बहर है, जिसे मीटर कहते हैं, जिसे बहुत ही अहमियत है जिसकी गज़ल में। लेकिन उससे पहले मतले की क्या अहमियत है, मतले का इम्पोर्टेंस क्या है गज़ल में, ये देखना है हमें। तो मतला ऐसी चीज़ है कि जो ये तयन करता है। तयन करना मतलब डिसाइड करना, तय करना कि गज़ल आगे चलकर किस तरह से बनेगी या किस तरह से कही जाएगी। क्योंकि मतले में शायर रदीफ़ और काफ़िया ये फिक्स करता है। रदीफ़ एक लफ्ज़ हो या दो लफ्ज़ हो, वो तो वैसे के वैसे ही वैसे के वैसा ही वो आगे चलकर हर दूसरे मिसरे में, हर शेर के दूसरे मिसरे में आएगा। और काफ़िया, काफ़िए का जो साउंड है वो भी हर शेर के दूसरे मिसरे में रिपीट होगा। तो पहले शेर में, मतले में शायर ये फिक्स कर देता है। और ये क्यों? क्योंकि ये गज़ल का तकाज़ा है, यह गज़ल की डिमांड है, ये गज़ल का रूल है। और ये तकाज़ा इसलिए है क्योंकि गज़ल एक फॉर्मेटेड पोइट्री है, एक ढांचे में ढली हुई पोइट्री है, कविता है। तो उसे तो आप तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आगे के शेर या अशार लिखे जाएंगे तो शायर के पास दूसरे मिसरे में, पहले मिसरे में तो काफ़ी जगह होती है अपने ख़याल लिखने के लिए, लेकिन दूसरे मिसरे में रदीफ़ तो फिक्स्ड है, काफ़िया की आवाज़ भी फिक्स्ड है, उसका स्वर भी फिक्स्ड है, साउंड भी फिक्स्ड है। तो अब आपके पास कुछ गिने चुने ही लफ्ज़ रह जाते हैं जिसमें आपको अपना तख़य्युल, अपनी इमेजिनेशन को पूरा करना है, मुकम्मल करना है। मैं एक जज़ीरे पे रहता हूँ, एक आइलैंड पे रहता हूँ जहाँ हर तरफ से हवाएं चलती है और हर तरफ से वो मौसम का बदलाव अपने साथ ले आती है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, थोड़ा भीग गया, अंदर आना पड़ा, माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग मतले की बात कर रहे थे और हमारी बात मुकम्मल हो गई थी शायद, लेकिन थोड़ी सी दोहरा दूँ कि मतले की अहमियत हमने देखी कि मतले का शेर में जो एक स्थान है, एक जो जगह है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आगे की गज़ल कैसे होगी
ये तय हो जाता है। तो ये हुआ मतला। अब गज़ल का और एक अंग जो है उसके बारे में हमने पहले भी बात की कि गज़ल कही कैसे जाती है। तो एक तो आपने देखा कि गज़ल तहतुल लफ्ज़ में यानी कि बोल कर कही जाती है, और दूसरा आपने देखा प्राजक्ता जी के आवाज़ में गुनगुनाते हुए तरन्नुम में कही जाती है गज़ल। और तीसरी जो बात है वो है कि गज़ल साज और आवाज़ के साथ गाकर भी कही जा सकती है। तो आज ज़हे नसीब ज़हे किस्मत, इट इज़ एन ऑनर टू हैव दत्ता प्रसाद जी रानडे, जो इस मेरी छोटी सी कोशिश में मेरे साथी है, इस प्रोग्राम के मौसीकार है। वो ख़ुद एक बहुत ही बेहतरीन गुलकार है। गुलकार का मतलब होता है कि सिंगर, गुलू यानी आवाज़। तो उनके ख़ुद के म्यूज़िक दिए हुए इतने सीडी एल्बम्स है गज़ल के कि एक ज़ख़ीरा है, यानी एक कलेक्शन है, एक ट्रेजर ट्रोव है। तो आज दत्ता प्रसाद जी आपसे रूबरू होंगे, आपको खुद आपको आकर वो गज़ल सुनाएंगे। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। यहाँ रकीब का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटर। जनरली कॉम्पिटिटर प्यार में जो कॉम्पिटिटर हो, प्रतिस्पर्धी हो, या उसी माशुका के प्यार को पाने की जो कोशिश कर रहा हो, जिसकी कोशिश आप खुद भी कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रकीब। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ ये इश्किया गज़ल नहीं है, ये बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल थॉट है इसके पीछे। यहाँ जो शहर कहा गया है वो आम शहर नहीं है, वो शहर है ये दुनिया। तो शायर कह रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई दोस्त है किसी का, और ना तो कोई प्रतिस्पर्धी है, कोई कॉम्पिटिटर है। आपकी जो होड़ है, आपकी स्पर्धा जो है, वो रेस, वो अपने आप से है, किसी और से नहीं है। वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था। ये जो हिज्र है, ये जो हिज्र है, ये नसीब है। ये जो हिज्र है
ये नसीब, कोई दोस्त है न रकीब। वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिजर है वो नसीब है। अब इसमें इश्क लफ्ज़ है तो ये बट नेचुरल है कि आप सोचें कि ये शायद इश्किया शायरी है, लेकिन ये इश्क माशुका के लिए इश्क नहीं है, ये इश्क जीने का इश्क है, ज़िंदगी जीने का और जुनून के साथ, यानी विथ मैडनेस और फ्रेंजी या पागलपन, जीना, भागना, मरना, जीते रहना, यहाँ कुछ कमाने के लिए, कुछ कहीं पहुँचने के लिए, कुछ कोई मकाम तक टू रीच अ सर्टेन लेवल। लेकिन जो अगला मिसरा है वो कहता है कि ये जो हिजर है, हिजर इज सेपरेशन, यहाँ से चले जाना है, वही नसीब, दैट इज़ योर डेस्टिनी। तो ये जो भाग दौड़ है, जो जुनून है ज़िंदगी जीने का, दैट्स ऑफ नो यूज़ अगर तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यहाँ से चले जाना है, यहाँ से अलग होना है इस दुनिया से। इससे पहले कि हम दत्त प्रसाद जी से अगला और आखिरी साज और आवाज़ में शेर सुने, मुझे यूँ लगता है कि इस गज़ल के दूसरे जो दो शेर हैं, और जो दो शेर हैं वो भी गौरतलब हैं, दे आर वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि ये गज़ल मेरे हिसाब से कंप्लीट होती है उन शेरों से, ये पांचों शेर जो है गज़ल के, ये एक सिमत में, एक डायरेक्शन में गज़ल को ले जाते हैं। तो अगर हम वो दो शेर देखें जो हमने इस साज और आवाज़ में नहीं लिए हैं, वो है कि यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, ये एक। और दूसरा, तुझे देखकर मैं हूँ सोचता, तुझे देखकर मैं हूँ सोचता, तू हबीब है या रकीब है। बस ये आप ये दो शेर ध्यान में रखें, और आइए दत्त प्रसाद जी से आखिरी शेर सुनते हैं। कोई दोस्त है न रकीब, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सब के सर पे सलीब है। सलीब का मतलब होता है क्रॉस या सूली। ये जो रेफरेंस है ये बाइबल में से लिया है। एवरीवन हैज़ टू कैरी देयर ओन क्रॉस, यानी अपनी जो जिम्मेदारियां है, अब हमने जो कुछ गलतियां की है उसका जो भुगतान है, वो सब कुछ हमको खुद ले जाना है, या हमको खुद
उसका जवाब देना है और इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में देना है। ये बाइबल में ईसा मसीह जब वो अपना क्रॉस लेकर जा रहे होते हैं उनकी क्रूसिफिकेशन के लिए, तभी वो उनके पीछे जो आने वाले उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अपना अपना सलीब लेकर चलो, बेयर योर ओन क्रॉस। आज की ये नशिस्त हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं दत्ता प्रसाद जी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े प्यार से हमें ये गज़ल सुनाई और उम्मीद है कि वो आगे भी आते रहेंगे। आप को ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये नशिस्त कैसे लगी, ये आप ज़रूर बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं हम शाना बशाना, शोल्डर टू शोल्डर एक साथ मिलकर उर्दू सीखने की कोशिश करते हैं, शेर और नज़्म व गज़ल से होकर और बातों बातों में। अगली बैठक में, नशिस्त में फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, ये वादा करते हुए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय।